हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। आप सभी को पता है मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको आंसर की से बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो भैया 25 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसकी पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन थे भैया मैं आपको ऑलरेडी करा चुका, 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज शिफ्ट थर्ड यानी कि 25 तारीख की तीसरी शिफ्ट जो कि 4:30 से लेकर के 5:30 तक हुई थी, उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस करवाने वाला हूं। अगर इससे पहले की 2 क्लास अगर आपने नहीं देखी है, शिफ्ट फर्स्ट की शिफ्ट सेकंड की, तो जाकर के देख लेना, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो ये रहा भैया आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको ऑलरेडी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में बता चुका कि भैया पुष्पों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पुष्पों के बारे में जरूर पढ़ लेना। आगे आने वाली जो एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, सभी एग्जामों में पुष्पों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पुष्पों पर मैंने अलग से क्लास बना रखी है भैया। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करा रखे हैं। वैसे मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। पुष्पों से पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया है और ये तीसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है कि परागण जो है वो पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जो परागण है वो फूल में कीटों का आना है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जो परागण है वो बीजांड से पराग नलिका की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो परागण है वो पराग कणों का अंकुरण है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको परागण के बारे में पूछा गया है, परागण की डेफिनेशन पूछी गई है। जब मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बहुत अच्छे से इस परागण की डेफिनेशन लिखी थी, मेरे हाथों से लिखी थी भैया, बोर्ड पर। यह नहीं है कि बोलकर आपको समझा दिया, समझाया भी था, लिखी भी थी, तो बहुत पहले पढ़ा चुका था मैं। अब आप नहीं पढ़ते होते हो तो आपकी गलती है भैया, हमारी नहीं है। देखो, पुष्प के जो पुष्प होता है ना आपका, पुष्प जिसे फूल या फिर फ्लावर कहते हैं, ठीक है, इसका एक नर भाग होता है और एक होता है इसका मादा भाग। ध्यान से समझना मेरी बात को। नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा भाग को कहा जाता है स्त्रीकेसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये ऊपर वाला जो थैलीनुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है ये होता है एंथर। ये क्या होता है? एंथर होता है, यानी कि पराग कोश होता है। ठीक है, इसके अंदर सफेद रंग का दानेनुमा एक पाउडर भरा हुआ रहता है जिसे कहा जाता है परागकण। ये परागण है, ये परागकण है। इस परागकण को इंग्लिश में कहा जाता है पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन्स। ठीक है, और थैलीनुमा जो संरचना होती है इसे एंथर परागकोश कहा जाता है। इसी परागकोश में उपस्थित होते हैं ये परागकण। और ये जो नीचे की तरफ ये डंडीनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है फिलामेंट। इसे क्या कहा जाता है? इसे फिलामेंट कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। बोलो, पहले पढ़ा चुका, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका भैया। मादा भाग की संरचना देख लीजिए। तो मादा भाग की संरचना कुछ इस तरीके से होती है भैया, जिसमें शीर्ष वाला जो भाग है इसे कहा जाता है स्टिग्मा, हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। और ये जो लंबा वाला भाग है बीच वाला इसे कहा जाता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका। नीचे की तरफ ये फूला हुआ जो भाग है या सूजा हुआ जो भाग है
इसे कहा जाता है ओवरी यानी कि अंडाशय। और इसके अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है? ओव्यूल उपस्थित होता है यानी कि बीजांड उपस्थित होता है जिससे बीज का निर्माण होता है। तो ये पुंकेसर की और स्त्रीकेसर की संरचना है। पुंकेसर को एंड्रोसियम कहा जाता है और स्त्रीकेसर को गायनोसियम कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, आपसे क्वेश्चन परागण के बारे में पूछा गया है कि भाई परागण क्या है। परागण को कहा जाता है पोलिनेशन। क्या कहा जाता है? पोलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिनेशन कहा जाता है। अरे भैया, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अरे भैया हमारे देखो सीधी सी बात है, एक मिनट मेरी बात से समझना। फर्टिलाइजेशन निषेचन एक ही बात होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो निषेचन को ही पादपों में क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं यानी कि परागण कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि ये जो पराग कण है, इस पुंकेसर से इस पराग कणों का, अरे पुष्प का जो नर भाग है जिसे आप पुंकेसर कहते हैं, तो इस पुंकेसर से इस पराग कणों का कहां पे पहुंचना? मादा पुष्प के स्तिकाग्र यानी कि मादा पुष्प यानी कि आप स्त्री केसर कह सकते हो कि स्त्री केसर के स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? ये कहलाता है भैया परागण। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अभी किसके द्वारा संभव है? तो पक्षियों के द्वारा संभव है, मानव के द्वारा संभव है, कीटों के द्वारा संभव है, जल के द्वारा संभव है, हवा के द्वारा संभव है। कौन? ये परागकण किसकी सहायता से पहुंच सकते हैं? स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक। मानव के द्वारा पहुंच सकते हैं, जल के द्वारा पहुंच सकते हैं, पानी हवा के द्वारा पहुंच सकते हैं, पक्षियों के द्वारा पहुंच सकते हैं, चमगादड़ के द्वारा पहुंच सकते हैं, कीटों के द्वारा पहुंच सकते हैं। अब से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया कीटों के द्वारा अगर परागण हुआ या पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहते हैं? पक्षियों के द्वारा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं? मैंने सब पढ़ा रखा है, जाकर के पढ़िए आप। तो डेफिनेशन क्या बनी यहां से कि पुष्प का जो नर भाग होता है यानी कि जो पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर से ये जो पराग कण है, इन पराग कणों का मादा पुष्प यानी कि जो स्त्री केसर है, उस स्त्री केसर के स्टिग्मा यानी कि जो ऊपर वाला भाग है, शीर्ष वाला भाग, इस तक पहुंचना है क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहली लाइन यही लिखी गई है कि जो परागण होते हैं वो क्या है? परागण है वो क्या है कि पराग कणों का, ये देखो पराग कण है, पुंकेसर से कहां पे पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना या स्थानांतरण है क्या? परागण, पोलिनेशन। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जो नर पुष्प होता है उस नर पुष्प से ये जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण होते हैं, इन परागकणों का कहां पे पहुंचना? मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। कितनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत पहले पढ़ा चुका भैया मैं, जब भी तो कहता हूँ प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इतनी बात क्लियर है। एक बात और बता देता हूं, आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जितने भी पेपर हुए हैं, 25 को, 26 को, 27, 28, 29 को, जो 4-5 दिन जो एग्जाम चली है, जितनी भी शिफ्ट हुई है, उन सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। रीजनिंग के क्वेश्चनों की रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इन सभी के क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने भैया टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो जाकर के देख लो भैया, फायदा मिलेगा, उनको निकाल लो। आगे आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। ओके, देखिए भैया, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बहुत बार बता चुका। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? बताओ, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी है चिकनी पेशी, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका कोशिका। बताओ, तो भैया इसका राइट आंसर होगा अमीबा। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये अपना आकार जो है वो बदलती रहती है। अब मुझे आप बताओ कि मानव में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता? बताओ बताओ। जब मैंने आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ाया था,
तो ब्लड सेल्स के बारे में भी पढ़ाया होगा, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ाया था। जब मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाया था मेरे भाई, जब मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाया था, तो डब्ल्यूबीसी का आकार मैंने आपको क्या बताया था कि इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं रहता। अलग अलग डब्ल्यूबीसी थी, कोई बेसोफिल्स थी, न्यूट्रोफिल्स थी, इसिनोफिल्स थी, मोनोसाइट थी, लिम्फोसाइट थी, तो सभी का आकार अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपसे ऑप्शन में पूछे कि अगर क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, और अगर ऑप्शन में ये आए कि भैया अमीबा के समान होता है, तो राइट आंसर करके आ जाना। बताया था ना, क्योंकि अमीबा का आकार भी अनिश्चित होता है, इसका आकार बदलता रहता है, तो पता होना जरूरी है। डब्ल्यूबीसी का आकार भी बदलता रहता है, अमीबा का आकार भी बदलता रहता है, अनिश्चित होता है दोनों का आकार। इतनी बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको बता दूं हर रोज 15 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह करवा देता हूं भैया। 15 क्वेश्चन का टेस्ट आपको बहुत अच्छे से करवाता हूं बायोलॉजी की। मैं कह रहा हूं आगे आने वाले एग्जाम में बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतने अच्छे से करवा दूंगा, इतने अच्छे से करवा दूंगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है, जाइलम का कार्य आपसे पूछा गया है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैं आपको कई दफा बता चुका। तो जाइलम का कार्य क्या है, याद रखना, आज तक रेलवे की ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई जिसमें जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर बार पूछा जाता है मेरे भाई, हर बार। तो देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पुष्पों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये 25 तारीख का। तो पुष्पों के बारे में पढ़ लो भैया, आगे आने वाले एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लो, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिजों का संवहन करना। एक होता है फ्लोएम। इस फ्लोएम का कार्य क्या है? देखो, आप सभी को पता है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत क्या होता है, पत्तियों में जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों में खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि भोजन बनता है। तो इस खाद्य पदार्थ को पादपों के, यानी कि पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना, अन्य भागों तक पहुंचाना, या फिर आप ये कह सकते हो कि भोजन का संवहन। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियों में जो भोजन बना है या खाद्य पदार्थ जो बना है उसको पादप के अलग अलग भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य है। जाइलम, जल, तो जल और जो खनिज तत्व होते हैं, अब आप सभी को पता है यार, जड़ जो होती है वो जमीन से पानी सोखती है कि नहीं है? तो जो जल आया है और जो खनिज तत्व आए हैं भैया, तो उस जल को और खनिज तत्वों को पूरे पादप में आवश्यकता होती है, तो पूरे पादप तक पहुंचाना जाइलम का कार्य है। और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, तो इस खाद्य पदार्थ को पूरे पादप में पहुंचाना, अन्य अलग अलग भागों में पहुंचाना। मैं आपको सिंपल तरीके से भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ से जल को और खनिज तत्वों को पूरे पादप में पहुंचाना, और ऊपर किसका निर्माण हुआ है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का, तो भोजन को पूरे पादप में पहुंचाना है, पादप के अलग अलग भागों में पहुंचाना। दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का, खनिजों का संवहन। और फ्लोएम का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बना है उसको भैया पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारे शरीर से जो हानिकारक चापचे अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासन किया जाता है? चापचे अपशिष्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। अरे भाई, मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में तो जानते हो ना आप, कि नहीं जानते? चापचे अपशिष्ट कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है,
दिन भर लगातार बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती रहती है, जैविक क्रियाएं होती रहती है। उसमें कुछ पदार्थों का विघटन होता है, कुछ पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, है कि नहीं है? तो उनके तहत कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट का निर्माण होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा पसीना, अधिक मात्रा में जल, इसके अलावा यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जब मैंने यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, अधिक मात्रा में जल, ये सारी चीजें लिखी है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है, ये चापचे अपशिष्ट होते क्या है। देखो भैया, सीधी सी बात यह है कि अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, देखो अगर ये आपके शरीर में रहे ना तो आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां हो जाएगी। वो मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि नहीं है? बस सिंपल सी बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर से जो हानिकारक चापचे अपशिष्ट है, उन अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासन किया जाता है। अरे भैया, तो ये ब्लड में उपस्थित होते हैं, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था ब्लड में कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ खराब चीजें होती है। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? आपकी किडनी छानती है कि नहीं? और यूरिन की सहायता से ये बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ है आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो उत्सर्जन, एक्सीरेशन, किस प्रक्रिया के द्वारा इन चापचे अपशिष्टों को या मेटाबॉलिक वेस्ट को आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है? तो भैया उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, देखो इतना कोई बताने वाली बात नहीं है इसमें कि भैया इसको भी मैं अब डिटेल में सिखाऊं आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा करके आ चुका। वहां पर मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना भी पढ़ाई थी। ठीक है, स्तनधारियों के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ बताया था, पक्षियों का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ बताया था, मछलियों का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी, पूरी किडनी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, किडनी किस तरीके से काम करती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखो भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। पारितंत्र के बारे में मैं शिफ्ट फर्स्ट में चर्चा कर चुका। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पारितंत्र क्या होता है, एक्चुअली में जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, इन सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा करके आ चुका। अब देखो यार, फर्क होता क्या है कि अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़ते हो ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आप बीच में से वीडियो देखते हो, मैं आपसे फिर कहता हूं, यकीन करो मेरे भाइयों, हम ऐसे नहीं बैठे, हमने भी हमारी जिंदगी खराब की आपको पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा विश्वास करो, है कि नहीं है? जो चीज पढ़ाते हैं हम अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद में आपके सामने लेकर के आते हैं। अगर ये मुझे इतना बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप एक बार में समझ जाते कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है और उत्पादक क्या होता है। देखो, पारितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। अब ये पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, इसके बारे में समझिए। किसी क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव और वातावरण के जो अजैव घटक है उनका सम्मिलित रूप ही पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब ऊपर से निकल गया ना, वो तो मुझे ही पता था, इसलिए कहता हूं कि भैया पहले वाली जो क्लासें हैं वो देख लिया करो। देखो, पारितंत्र या फिर इसे कहते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है? कोई क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र के सभी जीव, अब सभी जीव में क्या क्या आता है? मानव भी आता है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, पेड़ पौधे, ये सभी आते हैं। और वातावरण के अजैव घटक,
अजैव घटक, जैसे कि पहाड़ है कि नहीं है, नदी, तालाब, तापमान, चट्टान, ये सभी। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप कहलाता है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, या तो आप ये कह दीजिए कि पारितंत्र जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक जैविक घटक से और एक अजैविक घटक से। जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है, तो सभी जीव, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, मानव, पेड़ पौधे, ये सजीव है जिसमें जीवन पाया जाता है कि नहीं है। अजैव घटक जैसे कि तापमान हो गया, है कि नहीं है, पहाड़, नदी, तालाब, चट्टान, ये सब इसमें आते हैं भैया अजैव घटक में। इतनी बात क्लियर है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलकर पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, है कि नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि किसी क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव और वातावरण के जो अजैव घटक है, इन दोनों का सम्मिलित रूप पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये तीन प्रकार का होता है जैविक घटक। एक होता है उत्पादक, एक उपभोक्ता, और एक होता है अपघटन। ठीक है, तो उत्पादक क्या होता है, जो स्वयं अपना भोजन बनाए। भाई तीन प्रकार का होता है, एक होता है उत्पादक, दूसरा क्या होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटन। उत्पादक क्या होता है, जो स्वयं अपना भोजन बनाए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो जितने भी पेड़ पौधा है वो सभी उत्पादक में आते हैं, है कि नहीं। अब देखो, ये जो उपभोक्ता होता है ये तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जो उत्पादक को खाते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जो उत्पादक को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या है, जो द्वितीयक उत्पादक को खाते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है भैया, एग्जाम्पल की सहायता से मैं पहले बता चुका। अब देखो एनसीईआरटी ने रेलवे ने इसका जो सही आंसर माना है वो माना था तृतीयक उपभोक्ता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है भैया, इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, है कि नहीं। ये रेलवे का गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा उत्पादक, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं वो पारतंत्र का एक ऐसा जैविक घटक है जो सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए उत्पादक। ये उत्पादक जो होते हैं ये सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भैया इस शिफ्ट का। चले आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आज की शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए केवल मात्रक डीएनए से, ऑप्शन नंबर बी है मात्रक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है केवल पैतृक डीएनए से, और ऑप्शन नंबर डी है मात्रक व पैतृक दोनों डीएनए से। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि किसी जीव का जो प्रत्येक विशेषक, गुण भी कह सकते हैं, और निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। देखो, किसी भी जीव के जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं वो माता पिता दोनों के डीएनए से होते हैं भैया प्रभावित। माता से भी आते हैं और पिता से भी आते हैं। रेलवे ने इसका राइट आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है भैया ऑप्शन नंबर बी, कि भैया मात्रक डीएनए की तुलना में जो पैतृक का जो डीएनए होता है उससे अधिक होता है। भाई मात्रक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दो क्वेश्चनों में, लास्ट के दो क्वेश्चनों में, शिफ्ट के दो क्वेश्चनों में थोड़े से इधर उधर है, आप देख लेना भैया थोड़ा सा। तो आज के शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भैया, बहुत अच्छी चीजें मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। रोज आपके क्वेश्चनों का रिवीजन भी होता है और फायदा भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। कल हम 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के। वैसे जितने भी एएलपी के जितने भी पेपर हुए हैं ना, उन सभी के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 2-5 क्वेश्चन तो मैं वहाँ भी डालता हूँ रोज, जो आपसे एलपी में पूछे गए। देखो, आगे आने वाली भैया जो एग्जाम है ना, आपके एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, जेई की हो, टेक्नीशियन की हो, इन सभी एग्जामों में आपको फायदा मिलेगा मेरे भाई।
और बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो जनशताब्दी एक्सप्रेसवे जिसमें 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं भैया जनशताब्दी एक्सप्रेसवे में। तो जाओ और देखो यार, आप जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम, आपको लगता है यार मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूलॉजी तो पूरी कंप्लीट है, बॉटनी के 1-2 चैप्टर और कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कराता रहता हूँ। अब टाइम मिलेगा तभी तो करवाएंगे ना यार, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालो, यूट्यूब पे क्वेश्चन डालो, फिर वीडियो शूट करो, उसको एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग्स लगाओ, फिर आपके लिए कंटेंट भी तैयार करो। उसके अलावा मुझे भी क्लास लेनी रहती है भैया, आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढने पड़ती है कि नहीं है। तो अब अकेला आदमी क्या क्या करेगा यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, ठीक है। खैर कोई ना, बस पढ़ते रहो यार, जल्दी नौकरी लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।